बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर ख़ान और आप देख रहे हैं मुझे हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद खान पे। मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज़ है, चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस कॉस्टिंग हमने स्टार्ट किया है। प्रीवियस लेक्चर हमारा इसकी थेरी और हमने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है उसमें उसका फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था। अगर आप चैनल के नए व्यूअर हैं और आपने भी वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो वो लेक्चर लाजमी देख लें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आज से हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है प्रोसेस कॉस्टिंग की। इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। एक सीक्वेंस बनेगा, तरतीबवार लेक्चर चलेंगे। डिपार्टमेंट 1 होगा, कोई लॉस नहीं। फिर हम डिपार्टमेंट 1 के बाद वाले जितने भी हैं, सेकंड या थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, उनमें भी लॉस नहीं होगा। फिर ऐसे डिपार्टमेंट 1 में नॉर्मल लॉस वाले, फिर डिपार्टमेंट सेकंड या बाद वालों में नॉर्मल लॉस, वो डिस्कस करेंगे हम। और इसी तरह से इंक्रीज़ इन यूनिट्स या जो है वो कंप्यूटेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन व्हेन स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज़ गिवन डिफरेंट फॉर वेरियस यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। इस तरह से छोटी छोटी और बातें भी आती रहेंगी। तो हम ज़रा तरतीब सी लगा के करेंगे ताकि सीक्वेंस में बात आए और आप एक स्टेप से अगले स्टेप को समझते जाएं, बातें आपस में सारी लिंक होती रहें। आज हमने जो क्वेश्चंस करने हैं डिपार्टमेंट 1 के क्वेश्चंस करने हैं और उनमें लॉस नहीं होगा। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। पहले जो 3 लेक्चर्स हैं ना, ये मिस करने वाले नहीं हैं। चाहे आप मास्टर्स लेवल की प्रोसेस कॉस्टिंग करें या जॉन से मर्जी लेवल की प्रोसेस कॉस्टिंग करें, ये नहीं मिस करने वाले। बेसिक्स के हैं और बे सीधा हो काम, स्टेप वाइज जो है वो बात सीधी हो, आपको वर्डिंग समझ आए, तो आगे बाद में जब बेसिक्स अच्छी हो जाएं, फाउंडेशन अच्छी खड़ी हो जाए, तो उसके ऊपर जितनी मर्जी ऊंची आप बिल्डिंग तामीर कर लें और वो अपनी चूँकि स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स के ऊपर होती है तो वो खड़ी रहती है। एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन रीड करें ज़रा। फॉलोइंग डेटा परटेन्स टू डिपार्टमेंट नंबर 1 ऑफ नागरा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये नीचे जो दिया हुआ डेटा है ये ताल्लुक़ रखता है डिपार्टमेंट नंबर 1 है नागरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2020 के जून के महीने का ये डेटा है। डायरेक्ट मटेरियल 80,000 रुपये लगा है। डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट 1 ने जो लगाया है वो 78,000 है। फैक्ट्री ओवरहेड उसने 38,000 रुपीज़ के खर्च किए हैं। यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस, ये था कि पहले ही डिपार्टमेंट है, वर्डिंग के ऊपर गौर करना है। 20,000 यूनिट्स जो हैं वो शुरू किए, उनके ऊपर काम शुरू किया और यूनिट्स ट्रांसफ़र टू सेकंड डिपार्टमेंट। अब यकीनी बात है, आपको मैंने समझाया था कि जब एक डिपार्टमेंट अपना काम मुकम्मल कर लेता है तो वो अगले को ट्रांसफ़र कर देता है। तो यूनिट्स जो कंप्लीट करके इसने अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किए हैं वो 18,000 यूनिट्स हैं। रिमेनिंग यूनिट्स पर 100% कम्प्लीट एज़ टू मटीरियल्स, 75% कम्प्लीट एज़ टू लेबर एंड 50% कम्प्लीट एज़ टू फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जो बकाया यूनिट्स हैं, अब गौर करें, 20,000 शुरू किए, 18,000 तो कंप्लीट करके ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो पीछे कितने रह गए? 2,000 यूनिट्स। तो बकाया जो 2,000 यूनिट्स हैं वो 100% कम्प्लीट हैं एज़ टू मटीरियल्स, लेकिन लेबर और एफर्ट्स के हवाले से वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। तो इसका मतलब ये यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है। आप से मैंने पहले बात की है कि हमने फ़िलहाल जो पहले कुछ लेक्चर 8-10 करने हैं, इनमें यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ट्रीट नहीं करने। हमने जो ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट करनी है यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग अभी फ़िलहाल करना है। ओपनिंग वाले क्वेश्चन हमने डेफर किए हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर ये पक्की बात होगी कि ये काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ तो ये वर्क इन प्रोसेस है। 18 और 2 20,000 यूनिट्स ये पूरे हो गए, कोई और चीज़ नहीं है। आपने फॉर्मेट ज़हन में रखना है। फॉर्मेट प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसे नोट डाउन करें, उससे उसको अपने रजिस्टर्स के ऊपर लिखें और जो है वो उन्हें याद करें ताकि आपको जब मैं ये क्वेश्चन करवाऊँ तो ये समझ आएँ। तरतीब में चलना है लेक्चर्स में साथ साथ, तो कोई बात ऐसी नहीं होगी जो आपकी समझ में ना आए। अगर आप लेक्चर्स प्रॉपर ले रहे हैं और उसको नोट कर रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बात समझ ना आए। रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है फॉर द मंथ। सोल्यूशन की तरफ आएँ ज़रा। अब देखें
सोल्यूशन इसका कैसे होगा, एक्सरसाइज 1 है, रिक्वायरमेंट लिखा करेंगे हम ऐसे ही। रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट CPR। हमने रिपोर्ट बनानी है अभी। ये मैं आपको बता दूं, मैंने रिपोर्ट बनानी सिखानी है, जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है वो ट्रीटमेंट भी करानी है, जो मैथ्स यूजर लेवल का है, जो मास्टर्स लेवल का वो बुक से भी करना है हमने कोर्स, जो MCOM वगैरह के लिए है। और फिर हम प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट भी बनाएंगे, वो भी जो है वो ज़रूर डालेंगे जो ACMA CA वगैरह में करवाया जाता है। यानी मैं आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी भी सिखाऊंगा और प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा। जितनी भी वो ट्रीटमेंट्स हैं, नॉर्मल लॉस हो जाए, नॉर्मल लॉस हो जाए, नॉर्मल गेन हो जाए, उनकी स्क्रैप वैल्यू वगैरह आ जाए, ये सारी बातें, सारे पॉइंट्स जो हैं वो ट्रीटमेंट में आएंगे। जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स की इसके साथ जो अटैचमेंट है प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ, वो भी आपकी समझ में आएगी। अभी हम शुरू हुए हैं एक साइड से, एक तरतीब से और बेसिक्स से। जब ये हमारा काम सारा मुकम्मल होगा तो ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि इंशाल्लाह आप सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर कर लेंगे। अच्छा, रिक्वायरमेंट में आ जाएगा, देखें कॉस्ट का C, प्रोडक्शन का P, रिपोर्ट का R, बड़ा लिखा ऐसे CPR। अब हेडिंग कैसे आएगी, नागरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, कोलन साइन आ जाएगी और डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा। अब डिपार्टमेंट का जो भी नेम दिया हो या नंबर दिया हो, तो अगर नंबर दिया हुआ है यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 1, और फॉर द पीरियड एंडेड आ जाएगा, और वो एक मंथ ही है लेकिन हम मंथ एंडेड की बजाय लिखेंगे पीरियड एंडेड ही। फॉर द पीरियड एंडेड आ जाएगा जून 30, 2020, क्योंकि जून 2020 के महीने की रिपोर्ट मांगी है। ऐसे ये 3 लाइनों में हेडिंग आ जाएगी। और आगे फिर जो है वो आपको पता है 4 स्टेप्स प्रोसीजर है। पहला स्टेप क्वांटिटी शेड्यूल है, सेकंड स्टेप जो है वो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है, थर्ड कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज है, और फोर्थ स्टेप में कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड है। अब ये जो पहला स्टेप है क्वांटिटी शेड्यूल, क्वांटिटी का डेटा जो है वो प्रोडक्शन डेटा जो क्वांटिटी का है आउटपुट का, वो आपने लेना है, डिटेल्स आउटपुट्स और इनपुट्स। अब देखें क्वेश्चन आपने रीड किया है, आपको पता है कि यूनिट से स्टार्टेड इन प्रोसेस, वर्डिंग का खास ख्याल रखना है। पहला डिपार्टमेंट है उसके हवाले से वर्डिंग सारी यूज़ करनी है। आपको मैंने समझाया था कि जो इनपुट्स होती हैं वो हमने थोड़ा आगे को करके लिखा करनी है, आउटपुट थोड़ा जो है वो पीछे करके लेफ्ट को करके लिखनी है। तो यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस हैं, यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस हैं, यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस हैं 20,000 यूनिट्स। अब ये हमारी इनपुट हैं, 20,000 यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस हैं। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट हैं, ऐसे लिख लेंगे हम, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। अब 18,000 यूनिट्स जो हैं वो हमें बताया गया है कि वो कंप्लीट करके ट्रांसफ़र आउट हो गए हैं। रिमेनिंग यूनिट्स, अब पीछे कितने रह गए, रिमेनिंग यूनिट्स जो हैं यूनिट्स इन प्रोसेस क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं। अब ये रह गए 2,000। तो इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या दी हुई है, वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपने यहाँ पे लिख लेनी है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ये दी हुई है कि 100% है डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से, 75% है डायरेक्ट लेबर के हिसाब से, और फिर उसके बाद 75% के बाद जो है वो बताया गया कि 50% हैं, 50% है FOH के हिसाब से। अब यहाँ इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं दी हुई। यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड कोई नहीं दिए हुए। अब कंप्लीटेड बट ट्रांसफर्ड हो गए एंड ट्रांसफर हो गए, कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड कोई नहीं, यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस कोई नहीं, यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस कोई नहीं। तो यूनिट्स इन प्रोसेस क्लोजिंग, इतना ही डेटा दिया हुआ है। आपने कंप्लीट फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो डेटा दिया हुआ है आपने वही बस यूज़ करना है। अब ये 20,000 यूनिट्स जो हैं वो आउटपुट के हैं और 20,000 यूनिट्स जो हैं वो इनपुट के हैं। यही जो है वो प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ का डेटा है, इसके अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं। अब ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। यहाँ ये ज़रा ज़हन में रखना है, यूनिट्स इन प्रोसेस क्लोजिंग जो हैं मटेरियल के हवाले से 100% है, लेबर के हवाले से 75% है और FOH के हिसाब से वो 50% कंप्लीट हैं। आज के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो पहले डिपार्टमेंट से ही होंगे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में दूसरे से चेंज है। आपको सारी छोटी छोटी सिचुएशंस जो हैं वो क्लियर करना मकसद है, ताकि अगले क्वेश्चंस में जाके आपकी बेस जो है वो पहले से तैयार हो और फिर आप जब क्वेश्चंस करें तो आपको मसाइल कम से कम हैं। इसलिए इन छोटे क्वेश्चंस को छोटा समझ के जो है वो इग्नोर नहीं करना, इनको पूरी तवज्जो से हल करना है।
अब पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ये होता है कॉस्ट चार्ज्ड टू द डिपार्टमेंट। क्योंकि ये पहले डिपार्टमेंट की हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो इसलिए लिखा कॉस्ट चार्ज्ड टू द डिपार्टमेंट नंबर 1 कि पहले डिपार्टमेंट को कितनी कॉस्ट चार्ज हुई है। इसका ये मतलब हुआ है कि जो ये डिपार्टमेंट जिसकी हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें कुल कितना खर्चा है, कुल इनपुट कास्ट कितनी हुई है इस मंथ में, इस पीरियड में। अब वो यहाँ भी वर्डिंग का ख्याल रखना है। आपको जो फुल फॉर्मेट पढ़ाया था वहाँ तो पहले लाइन में कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट और उसको एडजस्ट वगैरह करने के लिए भी मज़ीद 2 लाइनें थी, तो आपको याद होना चाहिए। और फिर उसमें रिसीव के बाद कॉस्ट एडेड लिखना था। लेकिन पहला डिपार्टमेंट हो तो उसने किसी से रिसीव और एडेड वाला चक्कर नहीं है। पहले डिपार्टमेंट ने जितने भी खर्चे करने हैं वो खुद से करने हैं। तो पहले डिपार्टमेंट में जो वर्डिंग यूज़ होती है वो कुछ यूँ है, कुछ इस तरह से है। आपको पता है कॉस्ट्स इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट, कि जो खर्चे जो हैं वो डिपार्टमेंट ने वाक़या किए हैं। कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट हमने लिखना है, खर्चे जो डिपार्टमेंट ने वाक़या किए हैं। उनमें से कौन कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट है, ये क्वेश्चन आपने रीड किया है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और तीसरी कॉस्ट जो है वो FOH कॉस्ट है। तो डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट दी हुई है, टोटल हमें पता है 80,000 रुपये। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है 78,000 78,000 रुपये। और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दी हुई है 38,000 38,000 रुपये। अब ये टोटल कॉस्ट हमें पता है, पर यूनिट नहीं पता कि पर यूनिट कितनी है। अब आपको पता है कि ये सेकंड स्टेप जो है जब ये हो जाता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पर यूनिट ये हमें पता नहीं होती, टोटल पता होती है। ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। ये वो कुल कॉस्ट है जिसका ये डिपार्टमेंट जवाब दे, जिसके बारे में ये बताए कि ये खर्चा कहाँ हुआ है। तो ये हो जाएंगे 158 और 30 188 और 8 196,000। तो 196,000 जो है वो टोटल कॉस्ट हमें पता है, 1,96,000 है। पर यूनिट नहीं पता, यहाँ पर यूनिट नहीं अभी पता। अब ये पता होती भी नहीं आमतौर पर। होना ये है कि थर्ड स्टेप, यहाँ ये एक पेज समझ लें, इसके ऊपर लगा दिया मैंने। आप इस तरह से समझें, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल रजिस्टर्स हैं तो यूँ है कि आपने वो जो रिक्वायरमेंट थी हेडिंग लिखी और क्वांटिटी शेड्यूल ये एक पेज पे आ गया। दूसरे पेज के ऊपर आपने ये कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट नंबर 1 लिख दिया। फिर उसके बाद अब अगला पेज जो थर्ड पेज होगा वो थर्ड स्टेप के लिए होगा, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज के लिए। लेकिन आपको पता है कि थर्ड स्टेप पहले हल नहीं होना, फोर्थ कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड का होगा। वहाँ से हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आएगी, वो यहाँ लिखी जाएगी, तो फिर थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा। यानी थर्ड स्टेप की जगह छोड़नी पड़ती है हमें। वो 1 पेज 1.5 पेज आपको यहाँ तो 1 पेज से गुजारा हो जाना है। जहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हुआ करेंगी वहाँ थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़नी पड़ा करेगी, तो वो जगह छोड़ के उसकी 1.5 पेज। तो फिर हम आगे चले जाते हैं, फोर्थ स्टेप हल करते हैं। फोर्थ स्टेप को करने के बाद हमें जो डेटा मिलता है उसे हम सेकंड में लिख के इसे कंप्लीट करते हैं और फिर हम थर्ड कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप लिखना है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ये पेज छोड़ लेना है। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल रजिस्टर्स हैं तो पूरा पेज छोड़ लेना है। अगर वर्टिकल रजिस्टर्स हैं तो फिर उस हिसाब से आपने कोई 10-12 लाइनें 15 लाइनें छोड़ लें। जगह ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम ना हो। एक पेज कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज का ये छोड़ना है आपने, ये समझना है ज़रा इस चीज़ को। फिर उसके बाद अगले पेज पे, यानी ये पेज छोड़ लिया, मैं ये अगले पेज पे लिख रहा हूँ, आप यूँ समझेंगे। फोर्थ स्टेप नेक्स्ट पेज के ऊपर होगा कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड का। कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड, कैलकुलेशंस की वजाहत, ये वर्किंग नोट्स का है। जो ये स्टेप है आखिरी, वर्किंग इसकी एक किस्म से बिल्कुल एंड के ऊपर हो रही है। अब इसमें जो पहली कैलकुलेशन होगी दैट विल बी ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की जाएगी। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की कैलकुलेशन होगी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ईपी। इसे एवरेज प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन भी कहते हैं। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है ये क्या चीज़ है?
एक होती है एक्चुअल प्रोडक्शन, जो हकीकत में यूनिट्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं। जैसे आपने अभी क्वांटिटी शेड्यूल पढ़ा, 20,000 स्टार्ट किए, 18,000 तो बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। वो जो 2,000 इन प्रोसेस हैं वो भी तो कुछ स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं ना। तो अगर जो है वो हम देखें कि औसतन उससे कितने यूनिट तैयार हुए हैं तो उसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कहेंगे। यानी एक्चुअल में तो 18,000 तैयार हुए हैं, लेकिन जो 2,000 इन प्रोसेस हैं उनकी भी स्टेज जो है वो कुछ है। अगर उसको भी कंसिडर कर लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इससे औसतन इतने यूनिट 100% तैयार हो सकते थे जो हमने मटेरियल, लेबर या एफर्ट लगाया है, उसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ चूँकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो मटीरियल की अलहदा पता है हमें, लेबर की अलहदा और एफर्ट की अलहदा पता है, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो ये ज़रा ज़हन में रखें कि डायरेक्ट मटेरियल्स की अलहदा मालूम हो जाएगी हमें, डायरेक्ट लेबर की अलहदा और एफओएच की अलहदा, तीनों एलिमेंट्स की जो है वो अलहदा पता चल जाएगी। कैसे? इस तरह से देखें ज़रा, यूनिट्स कंप्लीटेड। अब जो यूनिट्स कंप्लीटेड है वो कितने हैं? 18,000 यूनिट तो बिल्कुल मुकम्मल हैं, मटेरियल के हिसाब से भी वो मुकम्मल हैं, लेबर के हिसाब से भी वो 18 के 18,000 कंप्लीट है, और एफओएच के हिसाब से भी वो 18 के 18,000 100% कंप्लीट हो चुके हुए। फिर यहाँ पे छोड़नी है एक लाइन आपने, और आपने लिखना है फिर ऐड यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। अब ये लाइन क्यों छोड़ी है आपने? वो इसलिए कि वहाँ आपने ज़रा कैलकुलेशन करनी है। यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग यहाँ लिखा आपने। अब क्वांटिटी शेड्यूल में वो आपने लिखा हुआ था कि 2,000 यूनिट्स हैं, 2,000 यूनिट्स हैं, और वो जो 2,000 यूनिट्स हैं वो मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट हैं, तो वो 2,000 ही बन जाएंगे। जो ये इन प्रोसेस वाले 2,000 यूनिट्स हैं वो लेबर के हिसाब से 75% कंप्लीट हैं, तो वो 1,500 यूनिट्स के बराबर हैं। और जो एफओएच है उसके हिसाब से वो यूनिट्स 50% कंप्लीट हैं, तो वो 1,000 यूनिट्स के बराबर है, 1,000 यूनिट्स के इक्विवेलेंट है। अब ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। सो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ईपी आ जाएगी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ईपी 20,000 यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से, 19,500 यूनिट्स जो हैं वो लेबर के हिसाब से, और 19,000 यूनिट्स जो हैं वो एफओएच के हिसाब से। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये इक्विवेलेंट इस तरह से समझ आएगा आपको कि ये जो 2,000 यूनिट्स अगर लेबर के हिसाब से 75% मुकम्मल हुए हैं तो ये 1,500 मुकम्मल यूनिट्स के बराबर हैं। अब इस बात का क्या मतलब है कि 1,500 मुकम्मल यूनिट्स के बराबर हैं? इसका मतलब है कि अगर आपने 2,000 यूनिट्स शुरू किए हैं तो जितनी आपने लेबर लगाई है, अगर उससे वो यूनिट्स 75% मुकम्मल हुए हैं, तो अगर आप 1,500 यूनिट से शुरू करते तो इतनी लेबर से 1,500 यूनिट्स औसतन बन जाते हैं। और ऐसे ही जो एफओएच के हिसाब से इस वक्त 2,000 यूनिट्स 50% मुकम्मल हुए हैं, तो जितनी एफओएच उन 2,000 के ऊपर लगी है, अगर वो 1,000 यूनिट्स के ऊपर लगती तो वो 1,000 यूनिट्स मुकम्मल हो जाते, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाते। यानी 2,000 यूनिट्स 50% जो हैं वो इस वक्त वो 1,000 के बराबर है। अब देखें ये बने तो नहीं ना, लेकिन जितना वो जो है वो खर्चा उन पे हम कर चुके हैं उससे ये इतने के बराबर, इसका मतलब है इतने के बराबर ये हैं, यानी इतने के इससे बन जाते हैं औसतन, इसलिए इसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कहा जाता है। ये एक्चुअल आउटपुट नहीं है। और बुनियादी तौर पर जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग है ये कि टोटल कॉस्ट को एवरेज आउटपुट के जो है वो तकसीम करना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे तकसीम करना, और फिर पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करना, यही प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाता है। अब ये हो गई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पहली कैलकुलेशन जो है वो हो गई, मटेरियल के हिसाब से कितने यूनिट्स बन गए हैं 20,000, लेबर की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी है 19,500, और एफओएच की जो है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी है 19,000। सेकंड कैलकुलेशन फिर देखें पर यूनिट कॉस्ट की। सेकंड कैलकुलेशन होगी पर यूनिट कॉस्ट्स की, पर यूनिट कॉस्ट्स, क्योंकि आपको मटेरियल की भी पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, लेबर की भी और एफओएच की भी। अब पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, जो प्रोसेस कॉस्टिंग की इसेंस है, वो जो रूह है, असल तो यही फार्मूला ही है,
टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ईपी। तो फॉर डायरेक्ट मटेरियल्स, अब डायरेक्ट मटेरियल्स के लिए टोटल कॉस्ट कितनी है 80,000 और अभी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने फाइंड की थी वो 20,000 थी। तो ये बन जाएगा ₹4 पर यूनिट, 4 रुपये पर यूनिट जो है वो 4 रुपये पर यूनिट। फॉर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के लिए टोटल कॉस्ट है 78,000, ये देखें, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इसकी आई है 19,500 यूनिट्स। तो 19 4 76 होते हैं और 500 4 वो 2,000 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 रुपये ही ये है, ₹4 पर यूनिट, 4 रुपये पर यूनिट, 4.00 है, ये पॉइंट है बीच में, ये ज़हन में रखना है। और फॉर एफ ओ एच के वाले से, थर्ड एलिमेंट के वाले से देखें एफ ओ एच की टोटल कॉस्ट कितनी है 38,000 और डिवाइडेड बाय इसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 19,000 है। ये भी हमने फाइंड आउट की है, उसको मैंने इरेज कर दिया है 19,000। तो वो ₹2 पर यूनिट, तो 2 रुपये पर यूनिट जो है, 2 रुपये पर यूनिट ये आ जाएगी एफ ओ एच कॉस्ट। अब आप ज़रा गौर कर लें, पर यूनिट कॉस्ट बुनियादी तौर पर फाइंड करनी थी। कैलकुलेशन जो कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड फोर्थ स्टेप है वर्किंग का, 2 चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिर पर यूनिट कॉस्ट। क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इसलिए कि वो पर यूनिट कॉस्ट के फार्मूले में चाहिए, अब वो निकाली तो वो इस फार्मूले में आके उसने टोटल कॉस्ट जो कि सेकंड स्टेप में दी हुई थी उसको डिवाइड किया, तो मटेरियल लेबर एफ ओ एच की हमें पर यूनिट कॉस्ट आई। सेकंड स्टेप में हम ये जगह छोड़ी हुई थी हमने, अब चूँकि ये कैलकुलेशंस हो गई तो यहाँ से फिर अब ये कैलकुलेशंस यहाँ आ जाएंगी। फोर्थ स्टेप की यानी तीसरे की जगह छोड़ी हुई है, उसके बाद चौथा स्टेप किया, चौथे स्टेप से जो कैलकुलेशन हुई वो अब यहाँ लिखने लगे हैं। मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट 4 रुपये है, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट भी 4 रुपये है और एफ ओ एच की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 2 रुपये है। तो 4 और 4 8 और 2 10, तो 10 रुपये जो है वो पर यूनिट कॉस्ट है। इसका मतलब ये टोटल जो ये डिपार्टमेंट नंबर 1 में खर्चा हुआ है 1 यूनिट 10 रुपये में बन रहा है और टोटल 1,96,000 रुपये खर्चा जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 1 ने किया है जितने भी यूनिट्स बनाए हैं। अब हमने थर्ड स्टेप में जवाब देना है कि ये खर्चा हुआ कहाँ है। बुनियादी तौर पर ये जवाब देना है हमने कि ये जो जितना भी खर्चा हुआ है, फोर्थ स्टेप ये किया हुआ था। अब आप ज़रा गौर करें, मैं ये आपके सामने इरेज करता हूँ, इसको थर्ड स्टेप की जगह छोड़ी हुई थी और मैंने आप लोगों को कहा कि आप, मेरे पास तो अब ये नहीं है ना कि मैं उससे अगले पेज पे कर लूँ काम, तो आपसे मैंने कहा जगह छोड़ दें, फिर मैंने फोर्थ वहाँ पे हल कर दिया है। अब देखें यहाँ ही आपके सामने मैं फिर अब थर्ड स्टेप जो है वो हल करता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये जो खर्चा टोटल 1,96,000 रुपये हुआ है, हम इसे डिपार्टमेंट नंबर 1 एलोकेट करके बताएगा कि ये खर्चा जनाब हुआ कहाँ कहाँ है। अब ये बताने के लिए आपको क्वांटिटी शेड्यूल ही देखना पड़ेगा। अब आप ज़रा गौर करें, क्वांटिटी शेड्यूल में बड़ी सादा सी बात है, ये समझने से ताल्लुक़ रखती है। ये नहीं है कि फॉर्मेट को रटा मारा हुआ है और आपने वैल्यूज़ को भी रट लिया है कि इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है, ये फॉर्मूला है। अंडरस्टैंड करना है कि आप जो कॉस्टिंग कर रहे हैं वो प्रोसेस है क्या, हो क्या रहा है, यूनिट्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे लग रही है कॉस्ट और कैसे उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब थर्ड स्टेप में आप कह रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, या आप कह रहे हैं कि इस कॉस्ट का जवाब दो, बताओ कहाँ लगा खर्चा। अब बताने लगे हैं खर्चा कहाँ लगा। क्वांटिटी शेड्यूल में आउटपुट देखें, 20,000 में से 18,000 कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र कर दिए थे, यकीनी बात है उन पे खर्चा हुआ होगा। और उसके बाद जो यूनिट्स थे इन प्रोसेस क्लोजिंग के 2,000 कुछ खर्चा उनके ऊपर हुआ होगा। 18 और 20,000 यूनिट्स पे जब वो खर्चा पूरा करके हम दिखा देंगे तो यकीनी बात है वो सारा खर्चा एलोकेट हो जाएगा। थर्ड स्टेप का ये फॉर्मेट है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, और बड़ी आसान इसकी कैलकुलेशन है। अब आप वो खर्चा जितना हुआ है वो बताने लगे हैं कि यहाँ हुआ है।
तो क्वांटिटी शेड्यूल में देखें आउटपुट में कितने हिस्से हैं, उसके 2 हिस्से हैं, कुछ यूनिट कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गए और कुछ इन प्रोसेस क्लोजिंग है, तो यह भी 2 हिस्सों में कॉस्ट एलोकेट होगी। तो पहले हिस्से में कुछ कॉस्ट तो उन यूनिट्स के ऊपर लगी है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। तो अब वो कितने यूनिट्स हैं, 18,000 यूनिट्स हैं जो बिल्कुल मुकम्मल हुए हैं और अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो गए हैं। और एक यूनिट के ऊपर खर्चा कितना है, 10 रुपये। एक यूनिट ये कंप्लीट करने का खर्चा है, टोटल एक यूनिट बनाने के ऊपर टोटल खर्चा कितना होता है एक यूनिट का, 10 रुपये। तो 18,000 यूनिट्स के ऊपर ऐसे 1,80,000, ये मेन कॉलम है। अगर कोई और अमाउंट पहले कैलकुलेट करनी है तो वो पहले में कैलकुलेट होगी, फिर वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब सेकंड जो है दूसरे नंबर पे, उसके साथ ऐसे मैं 2 स्टार्स बना रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स हैं इनको आप ज़रा गौर से देखें, ऐसे डबल अंडरलाइन कर लिया है, हेडिंग में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपने फॉर्मेट में देखने हैं। वहाँ भी जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स हैं ये है पहला डिपार्टमेंट, तो पहले डिपार्टमेंट के हवाले से सोचना है आपने, यानी वो ज़रा वर्डिंग के ऊपर गौर करना है। वहाँ जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी, आपने नोट भी की हुई है, उस वर्डिंग के ऊपर गौर करें। मैंने आपको बताया था ये जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स हैं ये सारे इस डिपार्टमेंट, ये पहला है तो इसने खुद से ही शुरू किए हुए हैं, इनके ऊपर कोई इससे पीछे है नहीं जिससे ये कॉस्ट लेके आए हो और कुछ वहाँ से पूरे होके आए हो और यहाँ आके फिर इन प्रोसेस रह गए हों। पहला डिपार्टमेंट है, जो भी हुआ है वो इसने खुद किया है। तो फिर ये हेडिंग दे देगा यहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट। अब जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट और ईपी इनटू पर यूनिट कॉस्ट। अब ये बड़े गौर से एक बात समझनी है, ये ईपी आपने पूरी नहीं ले देनी कि आप यहाँ पे ईपी जो है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जो टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन थी वो ले लें आप। ये किसकी कैलकुलेशन होने लगी है, यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग की कॉस्ट कैलकुलेट होने लगी है। तो आप ज़रा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में जो आपको करवाया था उसमें ज़रा गौर करें, कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट लगी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगी है जो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं, और एफओएच कॉस्ट लगी है। आपने ईपी की कैलकुलेशन में ज़रा गौर से देखना है, जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो आप ज़रा गौर करें, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के लेने हैं बस, इसके यूनिट से 2000 और वो मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट थे, तो 2000 का 100% 2000 यूनिट्स बनते हैं, तो उनके ऊपर पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, 4 रुपये। फिर उसके बाद जो लेबर था, लेबर में देखें वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के जो यूनिट्स हैं 2000 मल्टीप्लाइड बाय उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी 75%, तो 2000 का 75% जो है वो 1500 यूनिट्स। ये आपने ईपी की कैलकुलेशन से उठाने हैं, तो उनकी ईपी है 1500 और लेबर की पर यूनिट कॉस्ट है 4 रुपये। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे बार बार, ईपी यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं आमतौर पर कि ईपी जो टोटल ओवरऑल थी 20,000 और 19,500 और 19,000 वो लिख देते हैं। आप गौर करें कि कंप्लीटेड के 18,000 तो आपने यहाँ पे लिख दी हैं, उनके ऊपर टोटल कॉस्ट आपने बता दी है। अब हो ये रहा है कि चूंकि जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट है उनको आप पूरी एक यूनिट की मुकम्मल की कॉस्ट से तो ज़रूर नहीं दे सकते हैं। उसकी वजह ये है कि वो भी मुकम्मल हुए ही नहीं, अब मटेरियल कुछ लगा है, लेबर कुछ लगी है, एफओएच कुछ लगी है, तो आपको उनकी कॉस्ट अलग से कैलकुलेट करके ऐसे पहले स्टेप में पहले कॉलम में उसको अगले दूसरे कॉलम में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर वो कॉस्ट कैलकुलेट होगी। तो ईपी यहाँ पे 1500 ये थी, ये 2000 × 4 ये आ गई 8,000 रुपये, ये 1500 × 4 ये आ गई 6,000 रुपये। और फिर उसके बाद देखें जो एफओएच कॉस्ट थी, अब वो आप ईपी की कैलकुलेशन में देखें 2000 यूनिट्स 50% कंप्लीट थे, तो उसकी ईपी आपने वहाँ लिखी थी 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स लिखी थी। अब 1000 दरब और इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 2 रुपये। तो इसका मतलब है कि ये उनके ऊपर 2000 रुपये का लगा, जो एफओएच है वो 2000 रुपये कॉस्ट जो है वो लगी है इन प्रोसेस यूनिट्स के ऊपर। अब यहाँ से आपने
8 और 6 14 और 2 16,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग जो है ये यहाँ से अगले स्टेप में चले जाएगी, ये हो गई 16,000, अगले कॉलम में चले जाएगी। इसका मतलब हुआ, आप देखेंगे मेन कॉलम में, अब मैंने जैसे आपसे कहा था क्वांटिटी शेड्यूल में आप देखें आउटपुट में 2 ही हिस्से हैं, तो कॉस्ट के भी 2 ही हिस्से हुए। जो यूनिट्स ये कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हुए हैं वो हैं 18,000 और उनके ऊपर 10 रुपये के हिसाब से 1,80,000। जो यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के हैं वो थे 2,000 और उनकी कॉस्ट आपने इधर कैलकुलेट कर ली है, वो आ गई है 16,000। अब आप ज़रा गौर करें तो टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर हो चुकी हुई है, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर है, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर कि कुल कॉस्ट को अकाउंट फॉर कर दिया है हमने, एलोकेट कर दिया, उसका जवाब दे दिया 1,80 और 16 कितने होते हैं 1,96,000। अब आप गौर करें, या आप कह रहे थे कि कुल इस खर्चे का बताएं कहाँ हुआ है 1,96, यहाँ आपने बता दिया कि जनाब इस 1,96 में से 1,80 हुआ है, इन 18,000 रुपये जो कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गए हैं और 16,000 हुआ है इस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के ऊपर, 1,96 वो पूरा हो गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन ठीक है। जब सेकंड और थर्ड आपने जितना खर्चा किया और वो जहाँ जहाँ हुआ जब वो रिकॉन्साइल हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो ठीक है। एक्सरसाइज 1 ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने ये आपको सारी हल करके दिखाई है, आपके सामने सारी कैलकुलेशंस की हैं, इनको ज़रा गौर से देखना है, ये परेशान नहीं हो जाना। पहला सवाल है जो हमने हल किया है, इस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे हम, जैसे ही हम 1-2 लेक्चर जिसके ऊपर और करेंगे सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई मसला नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। एक्सरसाइज 2 फिर रीड करें ज़रा। हसन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड produces a product which passes through its 3 producing departments। हसन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है, उसके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें से एक प्रोडक्ट पास थ्रू करती है। प्रोडक्शन डेटा ऑफ द फर्स्ट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2019 इज एज अंडर। अब ये जनवरी 2019 का डेटा है और पहले डिपार्टमेंट का डेटा है। अच्छा, ये ज़हन में रखना है, आज के लेक्चर में तीनों क्वेश्चन जी पहले डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक कर लिया तो बाकी 2 की ज़रूरत नहीं है। तीनों क्वेश्चंस में एक दूसरे से वो इख्तलाफ है, कोई ना कोई बात का कोई ना कोई चेंज है, मुख्तलफ है यानी कोई ना कोई बात, तो उसको ज़हन में रखना है, यानी डिफरेंस है वो जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, समझना उसको, उसकी ट्रीटमेंट करना, वो डिफरेंस क्या है वो ज़रा गौर करना है इस क्वेश्चन में पिछले से क्या मुख्तलफ बात है। 10,000 यूनिट्स वर स्टार्टेड इन प्रोसेस, 10,000 यूनिट्स जो हैं वो प्रोसेस में स्टार्ट किए गए, आउट ऑफ विच 8,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अब 10,000 यूनिट्स से शुरू किए गए और उनमें से 8,000 यूनिट्स जो हैं वो अगले डिपार्टमेंट को मुकम्मल करके ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। ये बात क्लियर हो गई, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हो गए। रिमेनिंग यूनिट्स पर, अब रिमेनिंग कितने रह गए? रिमेनिंग रह गए 2,000 यूनिट्स। उनके बारे में वो कह रहा है कि दे वर 75% कम्प्लीट एज टू मटीरियल्स एंड 50% कन्वर्टेड। अब ये क्या बात हुई? पिछले क्वेश्चन में जो है वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल, लेबर, एफओएच तीनों की थी अलग अलग ना। अब यहाँ क्या कह रहा है वो कह रहा है कि जी ये 75% कम्प्लीट है मटेरियल के हिसाब से और कन्वर्टेड 50% है। अब आपको पता है कि कन्वर्शन कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए आपको लेबर और एफओएच चाहिए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एफओएच कॉस्ट इज इक्वल टू कन्वर्शन कॉस्ट। अभी कन्वर्टेड वो 50% है, यानी कन्वर्शन कॉस्ट उनके ऊपर 50% लग चुकी हुई है। जब ये यूज़ हुआ हो क्वेश्चन में तो आप लेबर और एफओएच को अलग अलग नहीं लिखेंगे। अब यहाँ ऐसे क्वेश्चन में आपको लेबर और एफओएच को इकट्ठा करके कन्वर्शन कॉस्ट के एलिमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप जो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है वहाँ भी कन्वर्शन कॉस्ट यूज़ होगी। थर्ड में भी जहाँ ज़रूरत होगी कन्वर्शन ही आएगा। फोर्थ में जब आप कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में जाएंगे तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लेबर और एफओएच की अलग अलग और पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग नहीं निकालेंगे। आप कन्वर्शन कॉस्ट के हवाले से आप उसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालेंगे और कन्वर्शन कॉस्ट के ऊपर ही आप उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। ये ज़हन में रखना, ये चेंज है। पहले क्वेश्चन में तीनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग थी, इस क्वेश्चन में मटीरियल और कन्वर्शन ये 2 यूज़ हुए हैं, यहाँ लेबर और एफओएच नहीं आएगा। तो आगे उसने कॉस्ट बताई हैं। डायरेक्ट मटीरियल्स 95,000 रुपये और डायरेक्ट लेबर 54,000 रुपये की प्रोडक्शन को चार्ज की गई है।
और FOH जो थे दे वर 1/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 1/3 है, चूँकि लेबर 54,000 है उसका 1/3 ये 18,000 बनते हैं, इसका मतलब FOH 18,000 है। तीनों कॉस्ट जो डिपार्टमेंट नंबर 1 ने इनकर की हैं वो उसने बता दी हैं। रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर दी मंथ, ये है क्वेश्चन, इसको समझें अच्छे तरीके से, सामने रखें, सोल्यूशन इसका देखें। फिर एक्सरसाइज 2 रिक्वायरमेंट आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट CPR, उसी तरह से हेडिंग पहले नाम आएगा उसका हसन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ऐसे कोलन साइन, डिपार्टमेंट नंबर 1 है, जोन सा भी डिपार्टमेंट हो वो यहाँ आएगा, और फॉर दी पीरियड एंडेड यहाँ चूँकि जनवरी 31 2019 है, जनवरी 31 जो है वो 1 डेज़ का है, तो लास्ट डे उसका Jan 31 2019 आ जाएगा। ये 3 लाइनों में हेडिंग आ जाएगी। फिर पहला स्टेप, 4 स्टेप्स प्रोसीजर है। पहला स्टेप है क्वांटिटी शेड्यूल, क्वांटिटी शेड्यूल बनेगा, छोटा सा क्वांटिटी शेड्यूल बनना है, आइटम्स इतनी ज़्यादा नहीं है। आपने कोशिश करनी है, अगर हॉरिजॉन्टल रजिस्टर्स आपके पास हैं तो ये हेडिंग और ये पहला स्टेप जो है वो एक ही पेज के ऊपर है। अच्छा, क्वांटिटी शेड्यूल, डिटेल्स, आउटपुट्स और इनपुट्स। अब आपने क्वेश्चन रीड किया, वहाँ से गौर करें, उसने कहा था 10,000 यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस हैं, तो आपको बताया है कि इनपुट्स आपने थोड़ा आगे करके लिखनी है, थोड़ा राइट को करके लिखनी है, ताकि इनपुट और आउटपुट में ज़रा फ़र्क रहे। यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस हैं 10,000 यूनिट्स, और भी ज़हन में रखना है कि अभी फ़िलहाल यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, यानी जब ये महीना शुरू हुआ तो तब कोई इन प्रोसेस ओपनिंग थे, हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं पढ़ रहे, वो अगर होते तो यहाँ आया करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उनमें यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग नहीं है। स्टेप बाय स्टेप है ना, जब बातें सीखते जाएंगे तो इस तरह के सारे मामलात हम बीच में इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देंगे। अब थोड़ा लेफ़्ट को करके, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, मुकम्मल होकर जो हमने अगले को ट्रांसफ़र कर दिए हैं वो 8,000 है। उसने कहा रिमेनिंग यूनिट्स वर, अब बकाया कितने रह गए, टोटल 10 हैं, 10 में से 8,000 निकाल दिया तो बकाया रह गए कितने, 2,000 यूनिट्स है। तो यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, अब जब चूँकि मंथ एंड हो रहा है और अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुए, तो ये महीने के एंड के ऊपर जो भी इन प्रोसेस हैं तो फिर ये यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग हुए। तो यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग 2,000 यूनिट्स हैं, और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, यहाँ फ़र्क है पिछले क्वेश्चन में से। यहाँ क्या था पिछले क्वेश्चन में, मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग, लेबर की अलग और FOH की अलग थी। यहाँ उसने यूज़ किया है कन्वर्शन को, ये चीज़ जो है वो ऐसे आपने नोट करनी है। फिर तो मटेरियल के हवाले से वो 75% है, 75% है दे आर एज पर डायरेक्ट मटेरियल्स, और 50% हैं वो कन्वर्शन के हवाले से, ये जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। तो अब कन्वर्शन ही यूज़ होगा, लेबर और FOH अलग अलग नहीं आएंगे, लेबर और FOH को जमा करके लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं। फिर फर्स्ट स्टेप हो गया क्वांटिटी शेड्यूल का। अब सेकंड स्टेप है कॉस्ट चार्ज्ड टू द डिपार्टमेंट नंबर 1, के डिपार्टमेंट नंबर 1 को कुल कितनी कॉस्ट चार्ज हुई है, डिपार्टमेंट नंबर 1 में कुल कितनी कॉस्ट इनपुट हुई है, इस पीरियड में, इस जनवरी के पीरियड में कुल कितना खर्चा हुआ है, जो भी यूनिट्स हमने शुरू किए हैं। अब पहला डिपार्टमेंट है वर्डिंग, क्या होती है, इसने ये तो लिखना नहीं है कि रिसीव फ्रॉम प्रीवियस और एडेड, वो तो पहला डिपार्टमेंट लिख ही नहीं सकता, क्योंकि इसके ना पीछे कोई है जिसे रिसीव करे, ना ये खुद से ऐड कर रहा है, बल्कि ये सारी कॉस्ट खुद इनकर कर रहा है, तो कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट, ये वर्डिंग हमें यूज़ करनी चाहिए। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट नंबर 1 है, कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट। डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट, अब ये टोटल गिवन है 95,000। अब यहाँ पे गौर करना है कि डायरेक्ट लेबर और FOH नहीं लिखनी हमने, उसकी रीज़न कि उसने कन्वर्शन का लफ्ज़ यूज़ किया है स्टेज ऑफ कंप्लीशन में। अब इसका मतलब है कि एलिमेंट कन्वर्शन यूज़ हो रहा है, आप लेबर FOH अलग अलग नहीं लिखेंगे, लेबर और FOH को ऐड अप करके लिखेंगे। तो कन्वर्शन कॉस्ट फिर क्या आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 54,000 और FOH का है प्लस, ऐसे ब्रैकेट्स लगा लेंगे कि 1/3 ऑफ लेबर जो है वो FOH है, तो छोटी ब्रैकेट्स आ जाएंगी, 54,000 इंटू 1/3 ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी, तो 54,000 जमा 18,000 तो ये हो जाएगा 72,000। टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगी, ये 9 7 16 होते हैं तो 167,000, 1,67,000, 1,67,000 जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पर यूनिट नहीं है हमारे पास, होती नहीं, गिवन नहीं है, अब इसे फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए हमें फोर्थ स्टेप देखना पड़ता है। पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड करने के लिए वर्किंग नोट्स में जाके वो फाइंड होती हैं सबसे एंड पे, तो ये जगह छोड़ दी हमने।
अब मैंने ये आपके सामने इलस्ट्रेट करने के लिए यहाँ ज़रा थोड़ा सा इसे करीब करीब करके लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। ऐसे मैंने थर्ड स्टेप के लिए जगह छोड़नी है, थर्ड स्टेप के लिए एक पेज छोड़ दिया। अगले पेज पे जाके यानी जो है वो पहले पेज के ऊपर क्वांटिटी शेड्यूल था, दूसरे पेज पे ये स्टेप है, थर्ड पेज पे ये जगह छोड़ दी, फोर्थ जो है वो स्टेप पे चले गए। क्योंकि जब तक हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट नहीं आएगी, ये कंप्लीट नहीं होगा, हम अगले स्टेप के ऊपर मूव नहीं कर सकते। तो थर्ड के लिए जगह छोड़ दी, फोर्थ लिखा कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड। अब यहाँ जिस तरह पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और एफर्ट तीनों के लिए अलग अलग स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी, तीनों की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फाइंड की थी। यहाँ ये है कि चूंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन में उसने दो एलिमेंट यूज़ किए हैं, डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्शन, तो आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में जो ईपी जब आपने फाइंड करनी है तो दो ही एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट डायरेक्ट मटेरियल्स का और दूसरा कन्वर्शन का। यानी दोनों के हिसाब से ईपी कैलकुलेट होगी, दोनों की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होगी। यानी आप लेबर एफर्ट तो फिर लिख ही नहीं सकते। यूनिट्स कंप्लीटेड है, मटेरियल के हिसाब से भी 8000 है, कन्वर्शन के हिसाब से भी 8000 है, क्योंकि वो तो 100% मुकम्मल हो गए हुए हैं। जो 2000 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है ऐड लिखेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। अब ये तो एक्चुअल प्रोडक्शन है, जो 8-8 यूनिट्स बिल्कुल बन गए हुए हैं, लेकिन ये जो 2000 इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं ये 75% मुकम्मल है मटेरियल के हिसाब से। ये बिल्कुल यूं है, देखिए समझे बात को, कि अगर 2000 यूनिट्स 75% बने हों तो इतने मटेरियल से 1500 यूनिट्स जो हैं वो तैयार हो सकते थे, हुए नहीं हैं। यानी ये 2000 1500 के बराबर आए, यानी जो 2000 यूनिट्स 75% है, ये 1500 मुकम्मल यूनिट्स के इक्वल हैं, इसलिए इसे इक्विवेलेंट कहते हैं कि इसके बराबर हैं। 8000 ये 2000 जो हैं वो ऐसे है जैसे 1500 बन जाने थे। तो इसका मतलब इतने मटेरियल से 9500 यूनिट्स औसतन हम पैदावार लेते हैं, जैसे ये हालात चल रहे हैं। तो ये औसत पैदावार है हमारी, नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो 9500 यूनिट्स है इनकी। और कन्वर्शन 8000 बन गए, जो 2000 इन प्रोसेस यूनिट्स हैं वो 50% कंप्लीट हैं एज पर कन्वर्शन। यानी कन्वर्शन कॉस्ट जो लगी है, अगर 2000 यूनिट्स जो हैं वो 50% बने हों, देखें आधे आधे वो हुए हों, तो अगर 1000 यूनिट शुरू कर लिए जाते तो उतनी कन्वर्शन कॉस्ट से 1000 यूनिट्स ने मुकम्मल हो जाना था, बन जाना था। बने नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन बन सकते थे। तो औसतन इतनी पैदावार हो सकती है। तो 2000 यूनिट्स को 50% से मल्टीप्लाई करें तो वो 1000 के बराबर है, यानी वो 1000 फिनिश्ड यूनिट्स के इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो मटेरियल की आ गई 9500 और कन्वर्शन की आ गई 9000। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई मटेरियल की और कन्वर्शन की। अब पर यूनिट कॉस्ट देखें, सेकंड कैलकुलेशन पर यूनिट कॉस्ट की है। ये दो ही जो हैं वो बार बार आएंगी, जो और दो भी पढ़ाई थी मैंने। टोटल आपको इसमें कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड में 4 फॉर्मूले पढ़ाए थे। वो जो इससे पहले दो हैं, एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट, नॉर्मल लॉस और इंक्रीज इन यूनिट्स वाले, वो जो है वो सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह की रिपोर्ट में आया करेंगे। और आज हमारा जो न्यूमेरिकल्स के ऊपर पहला लेक्चर हो रहा है ये पहले डिपार्टमेंट का हो रहा है, इसलिए वो कैलकुलेशंस फ़िलहाल जो हैं वो डिस्कशन में नहीं आ रही हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ईपी। फॉर डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट टोटल है 95,000 95,000 और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं 9500, तो ₹10.00 पर यूनिट, 10 रुपये है एक यूनिट की कॉस्ट मटेरियल जो लगा है। फॉर कन्वर्शन टोटल कॉस्ट है 72,000 और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है 8 और 1 9,000, तो 72,000 बटा 9,000 तो ₹8.00 पर यूनिट। 8 रुपये पर यूनिट जो है वो कन्वर्शन की कॉस्ट है, 8 रुपये पर यूनिट। अब आप यानी ये जगह छोड़ी हुई है, फोर्थ स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे सवाल जो है वो एंड है। 10 और 8 18 ये। अब ये आप आके जब वो कैलकुलेशन वहाँ हो जाएगी तो उसे यहाँ लिखेंगे। सेकंड स्टेप में जो जगह छोड़ी हुई थी 10 रुपये ये, 8 रुपये ये, तो एक यूनिट बनाने की कॉस्ट 18 रुपये है। यानी 18 रुपये में एक यूनिट बन रहा है। आप जो यूनिट बना रहे हैं वो 18 रुपये में मुकम्मल हो रहा है। अब आप
थर्ड स्टेप कंप्लीट करने के काबिल हो गए हैं। फोर्थ हमने कर लिया, सेकंड में उसको लिख लिया, 1,67,000 खर्चा हुआ। अब बताएं थर्ड स्टेप में कि ये कहाँ हुआ। तो बड़ी आसान बात है। आप कैसे आसान बात है, क्वांटिटी शेड्यूल में दो ही चीज़ें लिखी हुई हैं, 8,000 यूनिट्स कंप्लीटेड है, 2,000 वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में है, तो उनके ऊपर ही कॉस्ट लगी है, उनके अलावा कोई और यूनिट है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस थर्ड स्टेप में आपने जब थर्ड स्टेप में आउटपुट को वो कॉस्ट जो आपने चीज़ें प्रोड्यूस की उनके ऊपर ही वो कॉस्ट एलोकेट करनी है, तो आप देखा करेंगे क्वांटिटी शेड्यूल, आउटपुट में जितनी चीज़ें होंगी उनको कॉस्ट आप एलोकेट किया करेंगे, बारिंग अ फ्यू आइटम्स। वो जब आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा इस आइटम को आपने थर्ड स्टेप में कॉस्ट एलोकेट नहीं करनी, फिर मैं उसकी वजह भी समझाऊंगा क्यों। अलबत्ता जो है वो टू बिगिन विद, टू स्टार्ट विद, अपने दिमाग में ये बात रखें कि क्वांटिटी शेड्यूल काम आता है, वहाँ से देख के जो यूनिट्स आउटपुट के हों हम उनको थर्ड स्टेप में कॉस्ट एलोकेट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अब यहाँ पे पहले नंबर पे कॉस्ट एलोकेट होगी, वो आप नोट करें, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। कुछ कॉस्ट उन यूनिट्स के ऊपर लगी है जो मुकम्मल हो के ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा स्क्वीज़ हुआ है, जगह ज़रा कम हुई है इसलिए ऐसा है, वरना हॉरिजॉन्टल पेज के ऊपर बड़ी स्पेस होती है और अगर ये मैं भी ऐसे बनाता तो वो ये फिर एक ही लाइन में ये चीज़ सारी आ जाती है। तो कितने यूनिट्स हैं ये कंप्लीट हो के जो ट्रांसफ़र हो गए हैं 8,000, और एक यूनिट मुकम्मल हो रहा है 18 रुपये में, 18.00 में। तो 18/8 जो हैं वो 144 होते हैं, तो 144,000, 1,44,000 जो है वो इन 8,000 यूनिट्स जो कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हुए हैं ये उनकी कॉस्ट है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। अब जो यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के उनको कॉस्ट एलोकेट होगी। अब इस क्वेश्चन में आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी क्योंकि ये आपके सामने ईपी लिखी हुई है। अब ये है चूँकि पहला डिपार्टमेंट, जो भी यूनिट्स इन प्रोसेस है उनके ऊपर सारा खर्चा, ऐसे आपने इसकी डबल लाइन लगा के मेन हेडिंग देनी है, मार्कर से भी लिख सकते हैं इसे। फिर इसके अंदर ये मज़ीद सब हेडिंग बनेगी, इसके अंदर ही जो है वो हेडिंग बनेगी कॉस्ट्स इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट ने कॉस्ट इनकर की हैं, अब ये आया करेगा ईपी इंटू पर यूनिट कॉस्ट, ऐसे कैलकुलेट हुआ करेगा, ईपी इंटू पर यूनिट कॉस्ट। इसके नीचे सिंगल अंडरलाइन करेंगे, ये डबल अंडरलाइन, ये सिंगल अंडरलाइन, एक लाइन लगाएंगे। और अब देखें जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं उनके ऊपर कुछ मटेरियल लगा है, डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट, और कुछ कन्वर्शन कॉस्ट लगी है, तो कन्वर्शन कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्शन कॉस्ट ये कैलकुलेट कैसे होगी, बड़ा अहम है कि ये ईपी क्या चीज़ है। ईपी आपने वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स की लेनी है, ये टोटल ईपी नहीं ले लेनी है, उसमें तो 8,000 कंप्लीटेड यूनिट्स भी शामिल हैं। अब आप ज़रा गौर करें, क्लोजिंग के जो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं उनकी ईपी आपने कंसिडर करनी है। 2,000 यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोसेस के। अब बात यह है यहाँ 18 रुपये से उनको ज़रब नहीं दी जा सकती, 18 रुपये यूनिट मुकम्मल करने की कास्ट है। आप कहें जी कि वो जो 2,000 यूनिट्स हैं उनको 18 से ज़रब दे के 36,000 आ जाए, 2,000 जैसे 8,000 को दे दी है ज़रब, तो 2,000 को भी ज़रब दे दें हम, तो भाई वो तो जो है वो गलत बात है। कैसे गलत बात है कि वो 2,000 कंप्लीट नहीं हुए, उनमें जो है वो मसला है, वो वर्क इन प्रोसेस है, वो भी कुछ स्टेज जो है वो मटेरियल के हिसाब से वो कुछ स्टेज पे हैं, कन्वर्शन के हिसाब से वो किसी और स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे हैं, इसलिए उनको कंप्लीटेड की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये तो बन गए हुए हैं, 8,000 यूनिट हैं, 18 रुपये मुकम्मल करने की कॉस्ट है, डायरेक्ट इधर लिख दिया। अब जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स हैं उसकी कॉस्ट कैलकुलेट होगी इस तरह से, कॉस्ट ऑफ यूनिट वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट। तो फॉर्मूला आएगा ऐसा है कि ईपी इंटू पर यूनिट कॉस्ट, और बड़ी ज़रूरी बात कि ईपी सारी नहीं ले देनी, 8,000 तो ये पहले ही है, तो आप फिर 9500 लिख जाएं तो वो 8,000 जो है वो दोबारा इसमें शामिल हो जाएगा। आप देखें वर्क इन प्रोसेस के 2,000 यूनिट्स हैं और वो 75% कंप्लीट है, तो वो कितने के बराबर है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन प्रोसेस यूनिट्स की देखें वो 1,500 है, ये लेनी है यहाँ पे।
तो 1500 यूनिट्स ये हो गए और पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपये है। फिर उसके बाद कन्वर्शन में भी देखें, ये जो 2000 यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोसेस के, वो उनकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी है, 50% साहब देखें 1000 यूनिट्स। तो वर्क इन प्रोसेस के वो जो यूनिट्स हैं, ईपी ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग देखनी है, ईपी ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग कन्वर्शन की 1000 है, तो 1000 ये हुआ और इसकी कॉस्ट है 8 रुपये। तो अब आप ज़रा गौर करें, पहले कॉलम में 15,000 मटीरियल, 8,000 कन्वर्शन, तो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के जो यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट टोटल हो जाएगी 15 और 8 23,000। अब आप ज़रा गौर करें ये जो मेन कॉलम है उसमें कंप्लीटेड और ट्रांसफर्ड आउट की कॉस्ट 144,000 है और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स की कॉस्ट जो है वो 23,000 है। दो हिस्सों में, अब चूंकि क्वांटिटी शेड्यूल में वो दो ही चीज़ें दी हुई हैं तो थर्ड स्टेप में कॉस्ट के भी दो ही हिस्से हुए, 1,44,000 और 23,000। अब यहाँ पे जो है वो आप ज़रा गौर कर लें, 1,44,000 और 23 तो ये 167,000 ही बनते हैं, 1,67,000 आ गया है, 167,000 है, ये भी देखें 167,000 है। तो टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, कुल कॉस्ट जो है वो उसे हमने अकाउंट फॉर कर दिया है, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। यहाँ हम कह रहे थे कि इसको जवाब दें इसका कि ये कहाँ लगी है, ये बता दिया है कि ये यहाँ पे लगी है, कंप्लीटेड के ऊपर इतना लगा है, इन प्रोसेस के ऊपर इतना लगा है, तो हमने एलोकेशन कर दी है। सेकंड एक्सरसाइज भी हो गई है। इसमें और पहले में मेन फ़र्क जो था वो एलिमेंट्स का था, कन्वर्शन, यहाँ पे भी कन्वर्शन और यहाँ भी लेबर एफर्ट नहीं कन्वर्शन, यहाँ भी कन्वर्शन। ये बातें आपने जेहन में रखनी है कि अगर अलग अलग आ जाए तो क्या लिखें, कन्वर्शन आ जाए तो क्या लिखें। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें मज़ीद प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन में जो है वो चेंजेस हैं वो समझनी है कि उसमें क्या इश्यूज़ हैं। थर्ड जो है वो इनसे भी डिफरेंट है, उसको समझ के करना है। अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 देखें ज़रा। अब ये डिपार्टमेंट 1 ही है, विदाउट लॉस है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले दो से डिफरेंट है। इसमें जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के यूनिट्स हैं उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन का और तरीक़ेकार होगा। और एक बड़ी अहम चीज़ जो आपको इस एक्सरसाइज में समझानी है वो ये है कि अकाउंटिंग में जो कैलकुलेशंस हैं वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक करनी है आपने। अब जो मैंने पहले दो क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उन दोनों एक्सरसाइजेज में हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी, जहां हमने मटेरियल, लेबर या एफएच और कन्वर्शन वगैरह की जो भी कॉस्ट्स कैलकुलेट की वो सीधी सी आ रही थी, वो बड़ी आसानी से वो तकसीम हो रहे थे पूरे जो हिस्से थे, जो भी फिगर्स थी, जो कॉस्ट वगैरह थी। अब यहाँ ये होगा कि डेसिमल्स में आंसर आएंगे तो आपको समझाना यहाँ पे मकसद ये है कि 6 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करनी है आपने, और वो कैसे होगा वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, उसकी डेमो के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको बुनियादी तौर पर करवा रहा हूँ। इसे पूरी तवज्जो से समझना है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि इनिशियली ये कुछ लेक्चर्स में मैं हर लेक्चर में 3-3 प्रॉब्लम्स करवाऊँगा मिनिमम, ताकि आपको आपकी बेसिक से ठीक हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स की सिचुएशंस को आप डील कर लें, ताकि आपके सामने जिस तरह का भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से कर सकें। एक्सरसाइज 3 रीड करें। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ वकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगस्त 2020 है वकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये डेटा है। और डेटा कुछ इस तरह से है कि 4,000 यूनिट्स वर स्टार्टेड इन प्रोसेस, 4,000 यूनिट्स जो हैं वो प्रोसेस में स्टार्ट किए गए, आउट ऑफ विच 3,500 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू दी सेकंड प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। उनमें से 3,500 यूनिट्स जो हैं वो सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब यकीनी बात है कि वो मुकम्मल हुए और आगे ट्रांसफ़र कर दिए, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट हैं ये। रिमेनिंग 500 यूनिट्स जो 4,000 में से 500 रह गए थे उनका क्या हाल है, वो कह रहे हैं वर 40% कंप्लीट एज टू मटीरियल्स, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। अब बड़ा वाजे कहा जा रहा है कि 40% कंप्लीट है, मटीरियल्स, लेबर और एफर्ट तीनों के हवाले से वो एक ही स्टेज के ऊपर है।
अब मैंने जो एक्सरसाइज पहले ही आपको करवाई वहाँ पे मटेरियल, लेबर, एफर्ट्स तीनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट थी। जो मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज करवाई वहाँ पे कन्वर्शन का एलिमेंट आ गया, मटेरियल और जगह पे था, कन्वर्शन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन और थी। और ये जो थर्ड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वहाँ ये है कि मटेरियल, लेबर और एफर्ट्स तीनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है, तीनों एक स्टेज के ऊपर है। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे आप लिखा करेंगे। और फिर वो आगे बता रहा है कि कॉस्ट चार्ज टू दी प्रोडक्शन वर, जो कॉस्ट्स प्रोडक्शन को चार्ज हुई वो यूँ थी कुछ। डायरेक्ट मटेरियल था 68,000 रुपीज़ का, डायरेक्ट लेबर है ₹39,000 की, और फैक्ट्री ओवरहेड है ₹29,000 का। और रिक्वायर्ड है प्रोसेस कॉस्ट शीट फॉर अगस्त 2020। अब आप जानते हैं, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ये समझा चुका हुआ हूँ कि प्रोसेस कॉस्ट शीट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एक ही चीज़ है। तो अगर वो प्रोसेस कॉस्ट शीट कह दे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कह दे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो हम बना रहे हैं, जो आपने पहली दो एक्सरसाइजेज में बनाई है वैसे ही बनानी है। सोल्यूशन की तरफ आएँ इसके। एक्सरसाइज 3 है, रिक्वायरमेंट आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट CPR, इसे ही प्रोसेस कॉस्ट शीट कहते हैं। और हेडिंग आएगी 3 लाइनों में, वकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, ऐसे अपॉस्ट्रोफी S ये लाजमी आना है, यानी इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनने लगी है और डिपार्टमेंट नंबर 1 की बनेगी। कोलन साइन डालना है, डिपार्टमेंट जौन सा भी हो उसके नीचे डबल अंडरलाइन करना है, मार्कर से लिखना चाहें तो मार्कर से लिख लें। फॉर द पीरियड एंडेड अगस्त 31, 2020, ऐसे ये 3 लाइनों में हेडिंग होगी। और पहला स्टेप है क्वांटिटी शेड्यूल, डिटेल्स, आउटपुट्स और इनपुट्स। अब जो क्वेश्चन है, इनपुट्स जो हैं वो थोड़ा राइट को करके लिखनी होती हैं। तो देखें, यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस हैं 4000 यूनिट्स हैं, और आउटपुट्स थोड़ा लेफ़्ट को करके लिखें। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट वो 3500 हैं, आउटपुट हो गई है पहली। और यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, मंथ एंड पे अगस्त के आखिर के ऊपर पता चला कि 500 यूनिट्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, वो भी मुकम्मल नहीं हुए। तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग ही अभी क्वेश्चंस में आएगा, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग नहीं क्वेश्चंस में आएगा। और वो 40% है किस हवाले से, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड एफर्ट्स, तीनों के हवाले से वो 40% इस वक्त उनके ऊपर काम हो चुका हुआ है। 500 यूनिट्स ये हैं। अब इनपुट्स के 4000 यूनिट्स हैं और आउटपुट के भी 4000 यूनिट्स हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटीज़ रिकॉन्साइल हो रही हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, यही 2-3 टर्म्स आ रही हैं। देखें स्टेप बाय स्टेप इनमें इंक्रीज़ होगा। सारी चीज़ें जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मेट पढ़ाया वो तो कंप्लीट फॉर्मेट है, तो अभी उसमें से चंद एक चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बाकी चीज़ें भी यूज़ होंगी। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें मैक्सिमम आइटम्स वो वाली जो आपसे डिस्कस हुई हैं वो सारी होंगी। तो लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे पहुँचेंगे, तो परेशान नहीं हो जाना। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि 2-3 लेक्चर्स को बड़ी तवज्जो से लेना है, काम करना है, आपने लिखना है, रजिस्टर्स प्रॉपर प्रिपेयर करने हैं, पढ़ना है, तो आपके लिए ये जो भी चैप्टर्स हैं वो प्रॉब्लम नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। अब सेकंड स्टेप जो है वो है कॉस्ट चार्ज्ड टू द डिपार्टमेंट 1। हम देखेंगे डिपार्टमेंट 1 को कुल कितनी कॉस्ट जो है वो इनपुट की चार्ज हो रही है। डिटेल्स, पर यूनिट कॉस्ट रुपीज़ और टोटल कॉस्ट रुपीज़। अब इसमें आ जाएगा कॉस्ट्स इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट, क्योंकि ये पहला डिपार्टमेंट है, इसने जो भी खर्चे किए वो सारे खुद किए, तो यहाँ आएगा कॉस्ट्स इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट। कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एंड एडेड बाय वाली बात जो है वो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट की जो है वो प्रोडक्शन रिपोर्ट बन रही है। यही चीज़, यानी अल्फाज बड़े अहम हैं। आज हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो तीनों डिपार्टमेंट 1 से हैं, तो इसीलिए ये सीक्वेंस वाइज ऐसे करवाने हैं आपको, तो हर लेक्चर जो है वो दूसरे से फ़र्क होगा। तवज्जो देनी है इस बात पे, वर्डिंग पे ख़ास तवज्जो देनी है कि क्या वर्डिंग यूज़ हो रही है किस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में। कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ने खर्चे किए, डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट लगाई, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगाई, एफओएच कॉस्ट लगाई। टोटल जो है वो 68,000 जो है वो मटेरियल लगा, 39,000 की लेबर लगी, 29,000 के एफओएच लगे हैं। तो टोटल कॉस्ट जो है वो 1,36,000 हो गई है, 1,36,000 है। टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, कि ये वो कुल खर्चा है जिसका ये डिपार्टमेंट जवाब दे, बताए ये 1,36,000 कहाँ लगाया उसने, लगा इतना, बताए कि कहाँ लगाया। अब पर यूनिट वो नहीं फ़िलहाल पता कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी कितनी है, तो उसके लिए हमें
कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड का फोर्थ स्टेप करना पड़ेगा। अब है क्या, ये सेकंड स्टेप है, ये पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम रह गया खाली, हमें नहीं है पता कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी कितनी है, वो फोर्थ स्टेप से आनी है। इसके बाद आप लोगों ने गौर ये करना, मैं आपको समझा ही रहा हूँ, ये आपने पहले एक पेज पे नोट कर लिया, सेकंड पेज के ऊपर ये वाला आ गया। अब आपने ज़रा गौर से ये बात देखनी है कि थर्ड स्टेप कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज की जगह छोड़ दें। आप जो है वो एक पेज छोड़ दें थर्ड स्टेप के लिए और फिर आप फोर्थ स्टेप पे आ जाएं। ये बात ज़रा समझें, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही जैसे मैंने लिखा हुआ है आप भी ये ऐसे ही लिखेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसके बाद एक पेज की जगह छोड़ें और फिर फोर्थ स्टेप के ऊपर आ जाएं। फोर्थ स्टेप है कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड का। अब कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड में पहली कैलकुलेशन होनी है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी है। वो इसलिए चाहिए कि वो पर यूनिट कॉस्ट के फॉर्मूले में आनी है। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ईपी, अब ये है कि ज़रा गौर करें, ये मैंने ज़रा क्वांटिटी शेड्यूल भी इस क्वेश्चन में इधर ही रखा है। अब ज़रा गौर करें कि वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के जो यूनिट्स हैं वो मटीरियल, लेबर और एफर्ट के हवाले से उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है। तो ईपी जब कैलकुलेट होगी तो डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एफर्ट तीनों की वो ईपी जो है वो एक ही दफ़ा में कैलकुलेट हो जाएगी। यूनिट्स कंप्लीटेड है 3500, गौर करें ये कंप्लीटेड है, जो यूनिट मुकम्मल हो चुके हैं वो है 3500। या एक लाइन छोड़ के आगे लिखेंगे ऐड यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं वो कितने आएंगे यहाँ पे, देखिए वो टोटल तो 500 यूनिट्स हैं, लेकिन हमने लेना है कि उनकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी है। 40% कंप्लीट हैं तो 500 का 40% ले लें। इसका मतलब ये है कि 500 यूनिट्स अगर 40% मुकम्मल हुए हैं तो इतने मटेरियल से, इतनी लेबर और इतने एफर्ट से अगर 200 यूनिट्स शुरू किए जाते तो वो 100% मुकम्मल हो जाते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 500 यूनिट्स इस वक्त हमारे वर्क इन प्रोसेस में हैं ये 200 कंप्लीट यूनिट्स के बराबर हैं। यानी इससे 200 यूनिट्स मुकम्मल हो सकते थे, हुए नहीं हैं। इसलिए यह है एक्चुअल प्रोडक्शन, यह है जो एक्सपेक्टेड है, तो इसको जमा कर लें तो ये एवरेज प्रोडक्शन औसतन इतनी पैदावार हमारी मुतवक्के है। इसे एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, नॉर्मल प्रोडक्शन भी इसे जो है वो कह सकते हैं, इक्विवेलेंट आउटपुट भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन और आउटपुट भी जो है वो एक ही मायने में इस्तेमाल होते हैं। अब चूँकि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई है 3700 यूनिट्स, मटीरियल, लेबर, एफर्ट्स तीनों के हवाले से। अब आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। ये है वो अहम पॉइंट जिसके लिए आपके साथ मैं ये इस तीसरे क्वेश्चन में भी बुनियादी तौर पर खप रहा हूँ। ये आपको समझाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे बात ये याद रखनी है कि ये जो हम कर रहे हैं ना क्वेश्चंस, इनमें आपने जो कैलकुलेशंस करनी है, जो भी कैलकुलेशंस होनी है वो अप टू 6th डेसिमल प्लेस होनी है। 6 दर्जे तक, इशारिये के बाद 6 दर्जे तक आपने कैलकुलेशंस करनी है भाई, ये याद रखें। अकाउंटिंग में जब भी जो है वो डेसिमल आ जाएं और वो कोई कैलकुलेशंस आगे इस्तेमाल करनी हो तो 2 दर्जे तक आप करें तो ज़रा फ़र्क आएगा। 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप लें तो उसके ज़रा अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर आप 6 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करेंगे तो आपके रिज़ल्ट्स एग्जैक्ट आएंगे। और ये बात ज़हन में रखनी है कि 7वां डेसिमल जो है, 6 दर्जे तक आपने लेना है, 7वें दर्जे में जो हिस्सा होगा अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो आपने छठे हिस्से को 6th डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ कर देना है। ये आप जानते हैं राउंड ऑफ करने का जो असूल होता है, आपने इसे राउंड ऑफ कर देना है। 7th डेसिमल प्लेस अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो आपने 6th डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ लाजमी करना है। ये भी मैं आपको समझा भी देता हूँ। पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ओवर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ईपी आ जाएगी। तो फॉर डायरेक्ट मटीरियल्स अब ज़रा गौर करें, ये है टोटल कॉस्ट 68,000 डिवाइडेड बाय है ये 3700, तो ये आ जाएगी 18.378378 पर यूनिट। अब यहाँ जो है ना वो 7वां दर्जा जो था वो वहाँ पे 3 था, तो इसको आपको राउंड ऑफ नहीं करके दिखाया मैंने, उसको 18.378378 रहने दिया, पर यूनिट हो गया। इसको आप कैलकुलेट करके भी देखें ज़रा, ये आगे भी हैं इनसे, लेकिन हमने छठे डेसिमल प्लेस तक लिया है। फिर उसके बाद फॉर डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो 39,000 है डिवाइडेड बाय 3700, तो ये 10.54054 यहाँ पे असल में
जो है वो ज़ीरो के बाद आगे जो दर्जा था वो उसे जो भी हिंसा था वो 5 से ज़्यादा था, इसलिए उसको राउंड ऑफ कर दिया है। यानी 7वां हिंसा ज़्यादा था तो छठे को राउंड ऑफ किया है, इसलिए 541 पर यूनिट आ गया। ऐसे आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि 7वां डेसिमल प्लेस, मैं फिर बता रहा हूँ 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो आपने छठे डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ ज़रूर करना है, वो आपने कर दिया। फॉर FOH तो वो है टोटल कॉस्ट है 29,000, FOH कॉस्ट 29,000 है, तो जब उसे 3700 पे डिवाइड करेंगे तो 7.8378, यहाँ भी 37 और उसके बाद जो हिंसा था वो 5 या उससे ज़्यादा था, तो ये 83 जो है वो 7838 कर दिया। फिर हमने ये भी राउंड ऑफ किया है, ये भी राउंड ऑफ हुआ है, ये भी राउंड ऑफ हुआ है पर यूनिट। अब 6 दर्जे तक कैलकुलेशन करनी है। 2 दर्जे तक लिखोगे ना अगर 18.37 तो आंसर्स मैच नहीं करेंगे। 4 दर्जे तक लिखोगे तो करीब करीब आएंगे, थोड़ा बहुत फ़र्क रह सकता है। अब 6 दर्जे तक ही है तो ये इंशाल्लाह एग्जैक्ट आएगा। इस तरह से आपने 6 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करनी है जब भी आपको अकाउंटिंग में ऐसे कैलकुलेशंस करनी पड़े। अब तीसरे की जगह छोड़ी हुई है, चौथा मुकम्मल हो गया है। अब ये जो 3 पर यूनिट कॉस्ट आ गई हैं, इनको ये सेकंड में जो जगह छोड़ी हुई थी यहाँ पे लिखें। अब इनको लिखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ गई है 18.378378। लेबर की कॉस्ट आ गई है 10.540541 और FOH की कॉस्ट आ गई है 7.837838। अब इन सब को जब आप जमा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 36.7567 और 57। ये जो है वो कॉस्ट आ जाएगी 36.75 67 57। इसको पढ़ना तो वैसे ऐसे होता है कि 36.7565757, यानी उसको सिंगल डिजिट जो है वो एक एक करके उसको पढ़ा करते हैं। ये इतने पर यूनिट जो है वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 36 रुपये, और ये 75 67 57 जो है ये आपकी कॉस्ट है एक यूनिट बनाने की, उसे कंप्लीट करने की। अब तीसरे की जगह आपने छोड़ी हुई है तो थर्ड को कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। अब लास्ट स्टेप है कि कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अब ये ज़रा देखें, इधर क्वांटिटी शेड्यूल भी लिखा हुआ है, कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड भी हैं। अब ज़रा चीज़ें आपके सामने इधर मैं आपको ट्रीट करवाता हूँ, आपको क्लैरिटी होगी। अब ज़रा देखें, चूँकि आउटपुट पे कितनी कॉस्ट लगी है, कहाँ कहाँ लगी है वो देखनी है हमने। क्वांटिटी शेड्यूल में देखें, जो मैं आपको एक्सरसाइज 1 से बता रहा हूँ, आउटपुट में देखेंगे कि कितनी है आउटपुट्स, 2 हैं। कुछ यूनिट्स कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गए और कुछ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में है। यहाँ से यानी जब भी आपने थर्ड स्टेप बनाना है तो आपने क्वांटिटी शेड्यूल देखना है। जितने आउटपुट में आइटम्स होंगे ना उतने हिस्सों में कॉस्ट इधर थर्ड स्टेप में एलोकेट होगी, पक्की बात है। अब कुछ कॉस्ट कंप्लीटेड और ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स की है, कुछ कॉस्ट जो है वो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स की है, वही यहाँ पे आनी है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है। ये आपके सामने अब ये चीज़ क्लियर हो गई। पहले नंबर पे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट आ गई। अब 3500 यूनिट्स हैं कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हुए हैं। अब जो सेकंड स्टेप में आपने कैलकुलेट की थी वो ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट, वो मैंने ये रेज़ कर दिया यहाँ पे ये थर्ड की जगह बनाने के लिए। तो वो 36.756757 है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बात ज़हन में रखनी है, जब इसे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में जो आंसर लिखने हैं ना आपने, ये इशारिये में नहीं लिखने, ये पॉइंट्स में नहीं लिखने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको आपने राउंड ऑफ कर देना है। तो ये 1,28,000 ये जो है वो 648 पॉइंट समथिंग था, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया, यानी ये फिगर राउंड ऑफ हुई है, ये 649 होगी। अब यहाँ करना आपने ये है कि अगर जो है वो पॉइंट के बाद 5 या उससे ज़्यादा है तो एक फिगर को राउंड ऑफ कर देना, एक को नहीं करना, फिर अगली को कर देना, फिर अगली को नहीं करना अगर राउंड ऑफ की ज़रूरत हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप सारी राउंड ऑफ करते जाएंगे तो फिर वो जो है वो जवाब ज़्यादा हो जाएगा।
एक कर दिया एक नहीं किया, एक कर दिया एक नहीं किया, तो उससे वो ऑफसेट होता रहेगा और आपका आंसर जो है वो सेम रहेगा, उसमें किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा। ये बात समझनी है यहाँ पे। अब ये कैलकुलेशन आप भी कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1,28,648 वो समथिंग था, तो वो चूँकि 5 से ज़्यादा था तो इसको 649 कर दिया। अब सेकंड इसके साथ मैंने डबल स्टार लगा दिया, ये पहला स्टेप, ये दूसरा हिस्सा एलोकेशन का, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स की कॉस्ट जो है, अब हेडिंग आएगी, ये भी हेडिंग है, इसके अंदर मजीद हेडिंग बनेगी कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट, ये चूँकि इसकी सब हेडिंग है तो इसके नीचे सिंगल अंडरलाइन करेंगे इसको, ईपी इंटू पर यूनिट कॉस्ट। कैलकुलेट ये ऐसे होनी है, और बार बार मैं आपको पहले सवाल से एक्सरसाइज से शुरू हूँ आखिरी तक कहूँगा कि जनाब ईपी आपने वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग की लेनी है, वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स की ईपी लेनी है, सारी ईपी यहाँ पे नहीं ले देनी, उससे आपका काम जो है वो ख़राब हो जाएगा, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। अब वो क्या चीज़ है, अब देखें वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स तो हैं 500, तो वो 40% कम्प्लीट है, तो ईपी उनकी जो है वो ये 200 है, 200 रुपये, वो 200 यूनिट्स है। तो जो यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है वो 200 हैं। पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की, लेबर और एफएच की, वो आपने ईपी सेम थी, 200 यूनिट मटेरियल के, 200 लेबर के, 200 एफएच के, तो उनकी अपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी ये जो है वो राउंड ऑफ कर दिया, ये 3675 कुछ आ रहा था, इसको राउंड ऑफ नहीं किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया, इसको नहीं किया, एक राउंड ऑफ हो गया एक नहीं हुआ, ये जेन में रखना है। जब लेबर आई 200 को इसे ज़रब दिया, ये 2108 यहाँ राउंड ऑफ वाली फिगर ही नहीं है, राउंड ऑफ करने वाली सिचुएशन ही नहीं है। 2108 के बाद जो है वो जो आगे हिंसा आ रहा है वो क्या इसे कहते हैं 5 से कम है, इसलिए यहाँ राउंड ऑफ वाला मसला ही नहीं है। यहाँ आ गया ये 1567 कुछ आ रहा है, तो यहाँ फिर राउंड ऑफ कर दिया, ये राउंड ऑफ किया, ये नहीं किया, ये फिर कर दिया। यही मैंने आपको समझाया, एक करना है एक नहीं करना, ठीक। तो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स की जो कॉस्ट है इसको जमा किया तो ये बन गई 7,351 रुपये। अब देखें जो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं वो है 1,28,649, ये आ गई 7,351, 2 ही हिस्से बने। अब आप गौर करें आउटपुट में कितनी चीज़ें हैं, 2, तो वो कॉस्ट कितने हिस्सों में एलोकेट हुई, 1 और 2। इसको करें जमा, ये बनता है 1,36,000, 1,36,000, तो टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, कुल कॉस्ट हमने एलोकेट कर दी है। बड़ा मज़े का काम है, ये मज़े का क्वेश्चन है ये। अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में ये जो है वो बंदा ये बराबर करने के चक्करों में, टैली करने के चक्करों में पढ़ने लग जाता है। तो क्वेश्चन ये आज के तीनों हो गए हैं, यहाँ भी सेकंड और थर्ड स्टेप का आंसर जो है वो इक्वल है। तीनों क्वेश्चन में मैंने आपको कोई ना कोई बात नहीं सिखाई है, अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को करें। कोई बात समझ ना आए तो वो कमेंट्स सेक्शन में पूछें मेरे से, और अगर बातें समझ आ जाएं तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, इसके ऊपर अपने कमेंट्स दे दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें। और जो है वो परेशान नहीं होना, छोटी मोटी कोई चीज़ अगर कॉन्सेप्चुअली आपकी समझ में नहीं आ रही तो वो 1-2 लेक्चर्स के बाद आने लग जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।